हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का सबका इस नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। सबसे पहले तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट चीज़ आई कहाँ से। तो एक नाम है फ्रेडरिक विंसले टेलर। ये जो आपके सामने एक फ़ोटो दे रखी है, ये है मिस्टर फ्रेडरिक विंसले टेलर। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं FW टेलर। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मिस्टर FW टेलर जो कौन थे, वो एक अप्रेंटिस के तौर पे मशीन मेकिंग शॉप के अंदर काम करते थे और धीरे धीरे वो चीफ इंजीनियर तक बन गए थे। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स थे वो इन्हीं की ही देन है। इन्होंने ही वो चीज़ें सारी डेवलप की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा कि जो FW टेलर्स थे वो कौन थे। FW टेलर्स हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, या इन्हीं के द्वारा डेवलप किए गए थे, या इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमको सोचने वाली बात यह है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, इट मीन्स परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द मोस्ट साइंटिफिक मैनर। यानी कि बिजनेस एक्टिविटी तो करते ही हम लोग, लेकिन मोस्ट साइंटिफिक मैनर में हमको करना होता है, क्योंकि इट इंसिस्ट ऑन रिमूवल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग पुराने मेथड्स जो थे वो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे हटा देते हैं। उसके बदले में हम लोग नए जो मेथड्स या नई जो टेक्निक्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनकलकेट करते हैं, ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए और बढ़िया तरीके से हो जाए। और ये जो नए मेथड होते हैं ये कहाँ से आते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन सम थॉरो रिसर्च एनालिसिस एंड फाइंडिंग प्रोज एंड कॉन्स। यानी कि किसी भी चीज़ की अच्छे से रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद में उसके अच्छे या बुरे, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखने के बाद में हम लोग ये तय करते हैं कि क्या हम उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ करना है, लेकिन किससे, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स के साथ में, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेंड पर्सनल। यानी तीन चीज़ें हम लोगों को यूज़ करनी होती है यहाँ पे, कि हमारे जो टूल्स होने चाहिए वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड के होने चाहिए। मेथड्स जो हम लोग फॉलो करें वो भी हमारे स्टैंडर्ड मेथड होने चाहिए, और ट्रेंड पर्सनल, जो हमारे पर्सनल जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे ट्रेंड होने चाहिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द आउटपुट। क्योंकि हम लोग सारा काम किसके लिए कर रहे होते हैं, टू इंक्रीज़ द आउटपुट। ठीक है, और इम्प्रूव इन क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्टेज। यानी कि हमारे काम के दौरान होने वाला जो वेस्टेज है वो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारी क्वालिटीज़ भी बहुत सुधर जाएगी और हमारा आउटपुट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो मिस्टर FW टेलर्स थे उन्होंने हमको कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग प्रिंसिपल्स को लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ध्यान से सुनना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है, इटैलिक्स में लिखा हुआ, रूल ऑफ थंब मीन्स डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज अदर्स हैव बीन डूइंग इट। यानी रूल ऑफ थंब का मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना, अगला जैसा कर रहा है उनकी उंगली पकड़े पकड़े चलते रहो। यानी कि टेलर ने सजेस्ट किया था कंप्लीट रिमूवल ऑफ थंब रूल। ये जो थंब रूल थे, क्योंकि सारी दुनिया कर रही है इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल हटा देना है। विच वॉज ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड मेथड बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, ट्रायल एंड एरर एंड हिट एंड मिस टेक्निक। यानी कि ये जो मेथड्स थे, जो रूल ऑफ थम्स थे, वो क्या थे कि आउटडेटेड मेथड थे। वो किसके ऊपर बेस्ड थे, इंट्यूशंस, कुछ ट्रायल्स एंड एरर्स, मतलब बड़े लोगों ने हमारे कह दिया, या हमसे जो समझदार लोग थे, पुराने लोग थे, जिन्होंने कह दिया कि यह काम इस तरीके से होता है, तो उसी तरीके से बिना सोचे समझे करना, ये होता है रूल ऑफ थंब। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जो भी काम करना है वो साइंटिफिक तरीके से करना है, रूल ऑफ थंब को वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, साइंस के तौर पे लेंगे, ना कि किसी के रूल ऑफ
थंब की तरह। तो वो लोग कहते थे कि सबसे पहले आप किसी भी काम करना तो उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी कर लो, उसको एनालिसिस कर लो, उसको समझो, समझने के बाद में जो भी मतलब कि गैस वर्क, इंट्यूशन और ये चीज़ें हैं ये नहीं होने चाहिए उसके अंदर। प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी करने के बाद में जो भी उसके रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे आपको अपना काम करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि देर हमेशा अलग अलग अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते रहो, उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी ध्यान रखो। बेनिफिट्स लाइकली टू बी अचीव्ड फ्रॉम द सच अल्टरनेटिव्स, और उन वो जो प्रोज एंड कॉन्स या हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स है उनके जो बेनिफिट्स हैं वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, हमको किस चीज़ की हेल्प मिलती है, हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जो प्रिंसिपल है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे हार्मोनी का वर्ड का मतलब हमको पता होना चाहिए। हार्मोनी का मतलब होता है इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन फीलिंग और ओपिनियन, यानी कि किसी की फीलिंग या किसी की ओपिनियन के साथ में एग्री करना, वो होता है हार्मोनी। यानी कि हमारे साथ वाले जो भी लोग हैं उनकी मनोदशा, उनका जो भाव है, उनके मन के अंदर जो विचार है उनके साथ में एग्री करना, उनसे सहमति बना के रखना। एंड डिस्कॉर्ड का मतलब होता है टू टेंशन और स्ट्राइफ रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि ऐसी टेंशन या ऐसी स्थिति जो कि इस एग्रीमेंट यानी कि दूसरों से मतलब कि सहमत नहीं होने की वजह से जो आपके अंदर आती है उस चीज़ को हम लोग डिस्कॉर्ड कहते हैं, या उससे मतलब अनबन कहते हैं। हार्मोनी का मतलब होता है कि किसी के साथ में मेलजोल के साथ में होना, और डिस्कॉर्ड का मतलब उनके साथ में एग्री नहीं होना। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो ग्रुप हमारे साथ में इकट्ठा काम कर रहा है वो सारा इन अ ग्रुप एंड मस्ट वर्क इन हार्मोनी, और सारे ग्रुप को क्या है हार्मोनी के साथ में काम करना चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, उनको साथ में डिस्कॉर्ड की भावना नहीं होनी चाहिए। मैनेजर्स वर्क एज अ लिंक बिटवीन वर्क एंड ओनर। वर्कर और ओनर के बीच में जो मैनेजर्स होते हैं वो एक कड़ी का काम करते हैं, और सिंस दे हैव टू गेट द वर्क डन, क्योंकि उनको एक काम करवाना होता है। देर इज़ ऑलवेज सच पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स टू अराइज, इसलिए हमेशा क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। सच कॉन्फ्लिक्ट्स बेनिफिट्स नन, ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किसी का भी भला नहीं करते, किसी के बेनिफिट के लिए नहीं होते। एंड ऑल ऑफ देम नीड टू ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, तो इसीलिए सबको ये ज़रूरत है कि अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें। दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन फेयोल्स प्रिंसिपल एस्पिरिट डी क्रॉप्स। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग फेयोल्स के प्रिंसिपल समझाएंगे उस वक्त एस्पिरिट डी क्रॉप्स समझ में आएगा, तब मैं ये वाली बात आपको दोबारा समझाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, और वो प्रिंसिपल है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि सबको आपस में कॉपरेशन की भावना के साथ काम करना है और अकेले अकेले अपने हिसाब से काम नहीं करना है। इंडिविजुअलिज्म की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और कॉपरेशन का मतलब मैं आपको लास्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुका था कोऑर्डिनेशन के साथ में कि कॉपरेशन क्या है, एक ये वॉलंटरी फीलिंग है दूसरों के साथ में मिल करके काम करने की। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो पहले हम लोगों ने अभी जस्ट हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट that all individuals should work in cooperation with one another। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये सजेस्ट करता है, ये हमको समझाता है, ये हमको सलाह देता है कि सारे लोगों को, इंडिविजुअल्स को मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग कॉपरेशन अमंग द वर्कर्स मैनेजर्स। और हर लोगों को वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन की भावना लाने के लिए मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, उनको हमेशा इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। जब कभी भी आप स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हो या कोई भी टारगेट सेट कर रहे हो उस वक्त उनके लोगों के विचारों को भी तवज्जो देनी चाहिए, उनको भी पूछ के या उनके सजेशन के बेस पर ही आपको टारगेट सेट करना चाहिए, ताकि अगर आपने उनके सजेशंस को माना तो क्या होगा कि वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनके सजेशंस नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ पे वो इंडिविजुअलिज्म की भावना आ जाएगी, कॉपरेशन की भावना नहीं रहेगी। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है कि कंपटीशन को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से compete करने की बजाय एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना यहाँ पे रहनी चाहिए।
बोथ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज वर्कर शुड फील द नीड ऑफ ईच अदर। सारे लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत का मान रखना चाहिए, दूसरों की महसूस करना चाहिए कि हाँ भाई उसके बगैर अगर हमारा काम नहीं चल सकता तो हमारे बगैर भी उसका काम नहीं चल सकता है। तो ये बात हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड नॉट इग्नोर द सजेशन फॉरवर्डेड बाय द एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ ने कोई सजेशन दिया है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। रादर मैनेजमेंट के द्वारा एक ऐसी कम्युनिकेशन चैनल बनाना चाहिए, जिस सिस्टम बनाना चाहिए जिसके अंदर जो व्यक्ति है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो अपने सजेशंस, कोई भी अपनी परेशानियाँ, कोई भी ग्रीवेंसेस है वो मैनेजमेंट तक पहुंचा सके, जिसकी वजह से क्या हो कि आपको आसानी से आपकी बात वो सुने, जिसकी वजह से आपका जो काम है आसानी से हो जाए और आपको किसी भी तरह की समस्या आपके सामने ना आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स टू हिट हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर व्यक्ति का उसके जहाँ तक वो पहुँचा जा सकता है, जो उसकी एफिशिएंसी है वहाँ तक एफिशिएंसी, उसकी प्रॉस्पेरिटी तक उस व्यक्ति का डेवलपमेंट करना। यानी कि जो व्यक्ति अगर उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो मैनेजर बन सकता है, तो उसको वो मैनेजर तक पहुंचाने के लिए उसको वो चीज़ अचीव करवाने में उसकी हेल्प करना, यानी कि उस व्यक्ति का डेवलपमेंट करना, उसको पीछे नहीं खींचना। अगर आप ये काम कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके साथ में वो कोऑपरेशन की भावना से काम करेगा और आपके लिए वो एक एसेट बनेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है, वर्कर्स ट्रेनिंग इज इसेंशियल टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच की वजह से क्या है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वर्कर अगर मतलब कि उसके अंदर एबिलिटी है कुछ नया सीखने की, अच्छा सीखने की, तो उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए और वो अपना डेवलपमेंट भी कर सके। उसका डेवलपमेंट होगा तो साथ के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट अपना आप ही हो जाएगा। Nowadays, most of the companies are sending their employees for higher education, research, seminars, workshops, training sessions, etc. so that they can equip themselves according to the dynamic environment. ये सारी चीज़ इसलिए की जा रही है ताकि लेबर या आपके जो मैनेजर्स हैं वो अपने आप को तैयार कर लें इस डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ में काम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार ये पांचवा जो पॉइंट है वो कई बुक्स के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन इस बुक के अंदर बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये लास्ट हमारा जो पॉइंट है, यानी कि जो पांचवा जो हमारा प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि जो हमारा कोई भी आउटपुट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उस आउटपुट को हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि अगर हमारी एबिलिटी, अगर मान लीजिए एक दिन की 10,000 यूनिट्स बनाने की है तो 10,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपका अगर एफिशिएंसी है, आपके पास में ऐसे साधन है कि आप उसको 10,000 से 12,000 तक ले जा सकते हैं, तो आपको वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स को कहीं पे सेट नहीं करके रख देना चाहिए कि आप आगे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर ये कहता है, टेलर सजेस्ट दैट आउटपुट शुड बी इंक्रीज टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस विल इंक्रीज प्रॉफिट एंड बोथ द पार्टीज कैन हैव लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है, बोथ द पार्टीज का मतलब काम करने वाले लोग और काम करवाने वाले लोग, और जो ओनर्स हैं, वो जो पार्टीज है यानी कि जो काम करवाते हैं, जो मैनेजमेंट है वो, और जो काम करने वाला लेबर एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अगर बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा तो ही आपकी सैलरी या आपके पर्क्स जो हैं वो आपको बढ़ेंगे, आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको अपने कैपेसिटी को रिड्यूस करके नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। उसको रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट तक नहीं लेके जाना चाहिए, आपको अपनी मैक्सिमम आउटपुट जो आप दे सकते हो उसको देना चाहिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं करेंगे, हम लोग केवल यहीं पे करेंगे, क्योंकि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट वाला है, उसके लिए पूरा एक टॉपिक भी, एक वीडियो भी कम पड़ेगा। इस वजह से मैं आज केवल आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग बताई। मीनिंग के बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने फ्रेडरिक विंसले टेलर यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर का बारे में कुछ बताया, और
मीनिंग के साथ साथ मैंने आपको इनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे वो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर किस किस तरह के प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।